नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हरिद्वार में तैनात रहे 2 आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारियों पर भूमाफियाओं से सांठगांठ कर दलितों की जमीन हड़पने के आरोप गंभीर हैं, जिसके उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए तथा भूमाफिया तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। करण मेहरा ने कहा कि जिन अधिकारियों के परिजनों पर आरोप लग रहे हैं वे तीनों अधिकारी समय समय पर हरिद्वार जिले में डीएम और कप्तान के रूप में तैनात रहे हैं, जिन्होंने अपने परिजनों और रिश्तेदारों के नाम भूमाफिया यशपाल तोमर से सांठगांठ कर जमीनों की भारी खरीद फरोख्त की है। उन्होंने कहा कि इधर अधिकारियों के सगे संबंधियों पर जमीन खरीदी फरोख्त में फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज हुआ है। ग्रेटर नोएडा पुलिस द्वारा शनिवार को दर्ज किए गए मुकदमे में मुख्य आरोपी गैंगस्टर यशपाल तोमर को बनाया गया है, जिसके खिलाफ उत्तराखंड में भी जमीनों के जबरन खरीद और फर्जीवाड़े के कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। उत्तराखंड सरकार के संरक्षण में रहे इन अधिकारियों में से एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव के रूप में तैनात है। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमों में आरोपियों में एक आईएएस अफसर का ससुर, एक आईएएस के पिता और आईपीएस की मां नामजद है। करण मेहरा ने कहा है कि भाजपा सरकार में दबा कुचला और कमजोर वर्ग आज पीड़ित और एवं असहाय महसूस कर रहा है। हरिद्वार में अनुसूचित जाति की जमीनों की अवैध खरीदी से जुड़े इस मामले में गैंगस्टर यशपाल तोमर सहित अन्य आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन तीनों नौकरशाहों के परिजनों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, वह अलग अलग समय से हरिद्वार में बतौर डीएम और एसएसपी तैनात रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ग्रेटर नोएडा में भी सरकारी भूमि के पट्टों को औने पौने दाम पर नौकरशाहों के परिजनों को बेचा गया। करण मेहरा ने आरोप लगाया है कि अरबपति भूमाफिया और गैंगस्टर यशपाल तोमर की जमीनों पर कब्जे के जरिए खड़ा हुआ अकुत संपत्ति का साम्राज्य पश्चिम यूपी से लेकर उत्तराखंड तक फैला हुआ है, जिसकी जांच होनी चाहिए। करण मेहरा ने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए तथा जितने भी भूमाफिया और नौकरशाह इस खेल में शामिल हैं उनके लिए सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार के बड़े दावे हैं कि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं जब अध्यक्ष के पद मैंने संभाला उसके बाद पार्टी ने ये तय किया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ जी के धाम खुलने वाले हैं, तो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने की हैसियत से मैं 28 तारीख से गढ़वाल के दौरे पे निकला। और उसके पीछे मंतव्य ये भी था कि हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि जो सरकार दावे कर रही है कि उसकी चारधाम यात्रा की तैयारियां बहुत फुल प्रूफ हैं, उसको भी एक बार हम लोग देख लें। मैं जब निकला 28 तारीख को, तो मुझे 3 तारीख को मैं पौड़ी से वापस एक दिन के लिए देहरादून आया, केवल प्रेस करने के लिए और कुछ इंतज़ाम देखने के लिए। मैंने उस दिन कुछ आशंकाएं जताई थी और कुछ गंभीर चुनौतियां जो सरकार के सामने आने वाली हैं उनका भी मैंने जिक्र किया था और मीडिया ने उसको तवज्जो भी दी थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं चेती। मैंने कहा था कि कोविड से हम लोग अभी निकले हैं और पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स लोगों में रहेंगे, क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं उनको यहाँ पता नहीं चल रहा, लेकिन जब वो पर्वतीय क्षेत्र में जाएंगे और हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन कम रहती है तो निश्चित ही पोस्ट कोविड के जो है असर वहाँ दिखाई देंगे। इसके लिए वहाँ ऑक्सीजन के पार्लर्स लगने चाहिए, जिस तरीके से लेह लद्दाख में मैंने ये स्पष्ट कहा था। लेकिन उस समय माननीय मंत्री जी ने, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने इसको डिनाई किया और आज उनको ऑक्सीजन प्लांट लगाने पड़े। जब 19 दिन हुए थे परसों, उस दिन वहाँ करीब 52 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। मैंने उस दिन ये भी कहा था, जब मैं 4 तारीख को मैंने प्रेस की थी देहरादून में, मैंने ये भी कहा था कि जगह जगह पर जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारें टेंट्स लगा के वहाँ डॉक्टर्स की व्यवस्था करती है रास्तों में, ताकि लोगों को कोई दिक्कत आने पर उनकी जाँच हो सके, उनको मदद मिल सके, वो कहीं नहीं था। जो ऑल वेदर रोड बनी है, वो रोड में बेतहासा जगह जगह पर पत्थर गिरे हुए हैं, एक्सीडेंटल जोन्स बने हुए हैं और कुछ जगह स्लाइडिंग जोन्स जो परमानेंट बन गए, उनका भी मैंने जिक्र किया था और मैंने कहा था एक्सीडेंट होंगे। सरकार ने उस ओर को ध्यान नहीं दिया। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि जिस दिन मैंने प्रेस की उसके दूसरे दिन ही वहाँ 3 महिलाओं की मृत्यु होती है और उसके 3 या 4 दिन बाद जब मैं दोबारा बद्रीनाथ के यात्रा में था केदारनाथ के बाद 7 तारीख को, तो उस दिन तोता घाटी में 5 लोगों की मृत्यु हुई, जो अपने आप में इस बात को स्पष्ट करता है कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाए थे चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर वो सही थे। पड़ावों में पानी की कमी थी, पानी वहाँ के लोकल लोगों के लिए पानी नहीं था, तो इतने जनसैलाब जो आया था, इन्होंने कहा था कि 7 से 8 लाख लोग लगभग वहाँ इस बार आएंगे। उस हिसाब से सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। चाहे वो आप ऋषिकेश के जाम देख लीजिए, चाहे आप अन्य जगह जहाँ भी आप गए हैं, काशी जो विश्वनाथ जी का जो मंदिर है हमारा
वहाँ भी मैं देख रहा था कि लगातार 4-4 घंटे 5-5 घंटे का जाम था, कहीं भी जो है अच्छी पार्किंग नहीं बनी हुई है, तो बहुत हफड़-दफड़ थी। और आज लगातार हम देख रहे हैं, कभी आपने सुना होगा यशपाल तोमर का एक मामला कल से बड़ी सुर्खियों में है, जो गैंगस्टर हैं और उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उनकी ज़मीनें ज़ब्त की जा रही हैं। उनके साथ जो आईएएस और आईपीएस लोगों के जो संबंध निकल के आए हैं, उसमें अभी तक हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने मौन साध लिया है। पूरी सरकार जो है सदमे में है, ऐसा लगता है कोई मंत्री कोई बयान नहीं दे रहा है। जो लोग डीएम के पद पे वहाँ रहे या 2-2 बार वहाँ कप्तान रहे, उनके परिजनों के और या मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं, उनके ससुर का नाम इसमें आना, ये अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है। और किस तरीके से बड़े अधिकारी और सफ़ेदपोश लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से ज़मीन की खरीद फरोख्त जो गलत ढंग से करते हैं, उनके संग उनके संबंध जोड़ रहे हैं, इसमें हम घोर निंदा करते हैं। और ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटाकर उनको ऑफिस अटैच किया जाना चाहिए, ताकि वो कहीं भी इन चीज़ में प्रभाव ना डाल सकें। क्योंकि हरिद्वार में भी मैंने सुना है इस तरीके की ज़मीनें हैं और अभी यूपी ने कार्रवाई की। और हम देखना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इसमें क्या एक्शन लेते हैं। और ये निश्चित ही मैं सोच रहा था कि कल जब से ये मामला उठा है और यूपी सरकार ने इसमें कदम उठाए हैं, कोई ना कोई आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से आएगा, ऐसा मेरा मानना था। परंतु पूरे 24 घंटे के लगभग होने वाले हैं, अभी तक ना तो मुख्यमंत्री ने मुंह खोला है, ना ही कैबिनेट के किसी साथी ने मुंह खोला है। तो ये निश्चित ही चिंता का विषय है। और ये एक इस बात का भी चिंता का विषय है कि ये जो ज़मीन की बातचीत हो रही है, ये एससी वर्ग की ज़मीन है, जिनको डराया गया, जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए ताकि वो दबाव में रहें, और उस दबाव के तहत उनसे ज़मीनें औने पौने दाम पे उनसे ज़मीनें ले ली गई। और जिस पे बहुत सारे, मेरे को ये मानना है, और इसकी अगर जड़ तक जाए तो इस पर कई सफ़ेदपोश लोगों के भी नाम आएंगे। वो किस दल से ताल्लुक़ रखते हैं, किस दल से संपर्क उनका है, वो कौन सी पार्टी के लोग हैं, ये एक अलहदा बात है। लेकिन समाज में जिस तरीके से इस समय लूट मची हुई है, और उसमें बड़े अधिकारियों के नाम अभी खुल के आए हैं, और मेरा ये बहुत अंदर से मेरी आत्मा ये कहती है कि इसमें निश्चित ही बड़े सफ़ेदपोश लोगों का भी हाथ होगा, क्योंकि बिना उनकी मदद के आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी इस तरीके की हरकतें नहीं कर सकते। किन लोगों ने इनको मलाई खिलाई है, ये भी एक जांच का विषय है। और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से मेरा ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री तक जाए, कैबिनेट तक जाए, कि वो इस पर अपना मुंह खोलें और वो क्या एक्शन इन अधिकारियों के खिलाफ लेने जा रहे हैं वो स्पष्ट करें। चुनाव है, कहीं ना कहीं कांग्रेस से पूरे तरीके से लगी हुई है, क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ रही है, लेकिन जिस तरीके का चुनाव का वहाँ माहौल बनाया गया है, डर का वातावरण है, जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं उनकी दुकानों को सीज़ करने का कार्यक्रम चालू हुआ खटीमा से, जिससे एक माहौल बनाया गया कि जो भी राशन की सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, उनके मालिकों की दुकानों को सीज़ किया जा सकता है। जो वहाँ ट्रक ड्राइवर्स हैं, जिनके शक्तिमान इत्यादि वहाँ नदी से रेता, रोड़ी, बजरी लाने का काम करते हैं, उनको डराया धमकाया गया है। और दूसरी तरफ जो एक सेट है कि भाई 40 लाख रुपए से ऊपर कोई भी कैंडिडेट पैसा खर्च नहीं कर सकता। अगर आप जाएंगे, एक एक घर में 20-20, 15-15 झंडे लगे, यहाँ तक कि खेतों की बाड़ों में बीजेपी ने झंडे लगा रखे हैं। और मेरे हिसाब से कम 3 से 4 करोड़ के झंडा इत्यादि में खर्च वहाँ किया गया है। चुनाव कमीशन के लोग, प्रशासन पूरी तरीके से चुप है, वो अनदेखी कर रहा है। और दूसरी तरफ बनबसा में जिस तरीके से 2 बार ऑफिस खोला कांग्रेस ने, चुनावी कार्यालय, उसकी परमिशन बाकायदा ली गई थी चुनाव कमीशन से, उन कार्यालयों को दबाव में और या लालच दे के उनको बंद कराने का काम बीजेपी ने किया। तो ये दिखाता है कि लोकतंत्र की हत्या करने पर बीजेपी बुरी तरीके से तुली हुई है। लेकिन आम आदमी कांग्रेस के साथ खड़ा है, क्योंकि निर्मला गहतोड़ी वहाँ की वहीं की रहने वाली हैं और उनके फेवर में लोग हैं। लोग महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोज़गारी का आलम बहुत बुरा है, और जिस तरीके से चुनाव के बाद एकदम से गैस के दाम बढ़े हैं, उससे भी लोग अपने को आहत महसूस कर रहे हैं। तो कांग्रेस के पक्ष में कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा है।